चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम हिंदी ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि को पढ़ने वाले हैं। संधि आपने कई बार पढ़ी होगी, बार बार पढ़ने पर भी हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमें उस टॉपिक का बेसिक नहीं पता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, संधि की परिभाषा से समझाता हूँ। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन या विकार हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि में क्या हो रहा है? दो वर्ण मिल रहे हैं। अब जब तक हमें वर्णों के बारे में जानकारी नहीं होगी, संधि को समझना पढ़ना संभव है क्या? वर्ण बेसिक है। यहाँ पे आपको वर्ण के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम संधि को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि का वह लिखित स्वरूप जिसे और अधिक आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या कहते हैं? ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो हम मुख से उच्चारित कर रहे हैं वे सभी ध्वनियां हैं। जैसे कि हमने उच्चारित किया आम। आम में आपने देखा कि इसको मैं आ और मैं के रूप में विभाजित कर सकता हूं। मैं को मैं हलंत और ए के रूप में विभाजित कर सकता हूं। क्यों किया मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं कहता हूं कि आ, मैं, हलंत और ए ऐसी ध्वनियां हैं जिनके लिखित स्वरूप को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये सब क्या है? आ, मैं, हलंत और ए, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। इंग्लिश में जैसे ए बी सी डी लेटर्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में क ख ग घ ए आ ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके वर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर की परिभाषा होती है कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में सांस वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकले, उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में श्वास वायु अवरोध के साथ में बाहर निकले, वहां पर उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन आपने देखा 33 व्यंजन होते हैं मूल रूप से, 11 स्वर होते हैं। हालांकि व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन को जोड़ देंगे तो ये 4 व्यंजन और जुड़ जाएंगे, ताड़नजात को जोड़ेंगे तो 2 और जुड़ जाएंगे। लेकिन मूल रूप से बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ए हो गया, आ हो गया, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ री, ये 11 स्वर होते हैं। आपको सबसे पहले इन्हें समझना। देखिए ये सब आपको बोरिंग लग रहा होगा और कुछ चीजें आपको पता भी होगी, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इन सभी चीजों को आपको मेरे साथ में रिकॉल करना है और एक बार इन्हें पढ़ना है। ये आपके संधि में आगे बहुत काम में आने वाली है। इनके बिना संधि को समझना बहुत मुश्किल है। तो हम व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। व्यंजनों को आपने देखा कि व्यंजनों को एक खास क्रम में लिखा गया है। इस खास क्रम को, इस सीक्वेंस को वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में भी जैसे ए बी सी डी हम पढ़ते हैं, इस सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहां पर हिंदी में इन व्यंजनों को जिस सीक्वेंस में अरेंज किया गया है उसका भी एक अर्थ होता है। संधि में आप आगे पढ़ोगे जैसे कि इस नियम के तहत वर्ग के प्रथम वर्ण की जगह वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। अब आपको पता ही नहीं है कि वर्ग कौन से होते हैं, प्रथम वर्ण कौन सा है, तीसरा वर्ण कौन सा है, तो आपको ये वर्णमाला इस सीक्वेंस में याद करनी है। 2-3 बार इसको आप लिख कर याद कर सकते हैं। जैसे कि क ख ग घ अंग, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क प्रथम वर्ग है। प्रथम वर्ग में आप देखेंगे प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण क है। द्वितीय वर्ण क्या है? ख है। तृतीय वर्ण क्या है? ग है। चौथा घ है। पांचवा अंग है। तो इस तरह से च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। इस तरह से आपको ये वर्ग है, इनको याद करना है। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन हो गए, जो 2 व्यंजन से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श का निर्माण किससे हुआ? श को आप उच्चारित करोगे तो आपको समझ में आएगा श, क और श, क और श से श का निर्माण हुआ। अब श ये पूर्ण है, श को अपन विभाजित करें तो श हलंत और रै के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। त्रय का निर्माण किससे हुआ? त्रय, तय और रै से त्रय का निर्माण हुआ। तय हलंत और रै से त्रय का निर्माण हुआ। ज्ञ, ज्ञ का निर्माण जय और य से होता है। श्रय, श्रय को उच्चारित करो श और रै, तो श और रै से श्रय का निर्माण हुआ। इन्हें कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो 2 व्यंजन से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर ड और ढ को ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे बिंदु है, ड और ढ है यहाँ पे जिनके नीचे बिंदु नहीं है। उच्चारण भी दोनों का भिन्न है, प्रयोग भी दोनों का भिन्न है।
अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। पंकज के ऊपर जो आप बिंदु देख रहे हैं, इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। ये जो बिंदु से यहाँ पर दर्शाया गया है, इसे विसर्ग कहते हैं। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार हमें इन सब चीजों को रिकॉल करना है। आपको कुछ चीजें नई भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आप ये क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, ये सभी व्यंजन लिखते हैं। व्यंजन किससे बोले जाते हैं? व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क बोला आपने, ख बोला आपने, ग बोला आपने, घ बोला आपने, जितने भी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हो लास्ट में ए की ध्वनि सुनाई देगी। क, ख, ग, घ। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और वह ए स्वर की सहायता से होता है। तो क अक्षर का निर्माण कैसे हुआ? क अक्षर का निर्माण क हलंत यानी व्यंजन और ए स्वर से हुआ। इस क हलंत स्वरूप में ये व्यंजन जुड़ा तो इस क का निर्माण हुआ। हलंत स्वरूप को हम अर्ध स्वरूप कहते हैं। ये किसी भी व्यंजन का, किसी भी वर्ण का अर्ध स्वरूप होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क हलंत और ऐसे बना हुआ है, तो क हलंत है। जैसे क्या में आधा क प्रयोग हो रहा है, ये आधा क ही क हलंत है। ये आधा ख ही, जैसे संख्या में आधा ख प्रयोग हो रहा है, ये आधा ख ही ख हलंत है। आधा च ही च हलंत है, आधा त ही त हलंत है। यानी इसे हलंत स्वरूप में भी लिख सकते हैं और अर्ध स्वरूप में भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि सभी व्यंजन जो हलंत स्वरूप में है, इनमें ए स्वर जोड़ने पर इनका पूर्ण स्वरूप प्राप्त होगा, एक क अक्षर प्राप्त होगा, ख अक्षर प्राप्त होगा। इस तरह से आगे कुछ और बेसिक चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ए, ई, ऊ, री मूल स्वर होते हैं। ए और ए से आ मिल बन रहा है, ई और ई से बड़ी ई बन रही है, ऊ और ऊ से बड़ा ऊ बन रहा है, तो ये आ, ई और ऊ ये दीर्घ स्वर होते हैं। ए और ई से ए बन रहा है, ऐ का निर्माण कैसे होता है? ए और ए से ऐ का निर्माण होता है, ए और ऊ से ओ का निर्माण होता है, और ए और ओ से औ का निर्माण होता है। इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, इसके लिए वर्ण विचार अलग से टॉपिक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मूल स्वर तो अपने आप में मूल होते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर का निर्माण कौन से 2 स्वर से हो रहा है और संयुक्त स्वर का निर्माण कौन से 2 स्वर से हो रहा है। ए और ओ मिलकर औ का निर्माण कर रहे हैं, ए और ए मिलकर ऐ का निर्माण करते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन से 2 स्वर मिलकर तीसरे स्वर का निर्माण कर रहे हैं। मात्राओं के बारे में पढ़ लेते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। स्वर 11 होते हैं, इनमें क को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे कि क हलंत व्यंजन है, इसमें अगर आ स्वर जुड़ेगा तो वह इस स्वरूप में जुड़ेगा, तो आ की मात्रा क्या होगी? ये जो आप देख रहे हैं डंडा, ये आ की मात्रा हो गई। इसी तरह से ये ई की मात्रा होगी। ये बेसिक है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब हम संधि के प्रकार के बारे में बात करेंगे। बड़ी की मात्रा कैसे लग रही है? आप देख रहे हैं कि क हलंत में जब ई स्वर जुड़ता है तो ये बड़ी की मात्रा के रूप में जुड़ता है। क हलंत में जब ऊ स्वर जुड़ता है तो ये कू की मात्रा, कू में ऊ की मात्रा के रूप में जुड़ता है। क हलंत में जब बड़ा ऊ जुड़ता है तो इस स्वरूप में जुड़ता है। क हलंत में जब ए स्वर जुड़ता है तो ये के में ए की मात्रा इस तरह से लगती है। क हलंत में जब ऐ स्वर जुड़ता है तो यहाँ पर कई का निर्माण होता है। ये मात्रा देखते हैं कि ऐ की मात्रा ऐसे लग रही है, ओ की मात्रा आप देख रहे हैं ऐसे लग रही है। तो अगर आपको कहे कहीं कहीं पर कई लिखा हुआ हो, इसे आपको विभाजित करना हो, तो आप वहां पर क हलंत और ऐ के रूप में विभाजित करेंगे। तो 10 मात्राएं होती है। मात्राएं क्या होती है? मात्राएं स्वरों को दर्शित करने का एक जरिया होती है। जैसे ई स्वर क हलंत में जुड़ा तो वह की के रूप में जुड़ेगा। यहाँ पर मात्राओं के बारे में ध्यान रखना है। मात्राओं को विभाजित करें तो कौन सा स्वर किस तरह से लिखा जाएगा, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है। अब हम संधि के भेद के बारे में बात करते हैं। संधि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अभी तक जो हमने सीखा, अभी तक जो हमने वर्णों के बारे में बेसिक नॉलेज लिया, बेसिक चीजों के बारे में सीखा, वह कैसे काम में आएगी यहां पर हम समझते हैं। संधि को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब एक स्वर से दूसरे स्वर का योग होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। अब आपने देखा पुस्तक और आलय से पुस्तकालय शब्द का निर्माण हो रहा है, एक स्वर से दूसरा स्वर,
तो सबसे पहले आपने पढ़ा स्वर क्या होते हैं। आपने देखा 11 स्वर होते हैं, उनमें से आ भी एक स्वर है, ठीक आ स्वर है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि आ स्वर है, तो एक स्वर से दूसरे स्वर का मेल हो रहा है, तो इधर प्लस के इधर तो आ स्वर की पहचान हो गई। लेकिन इधर तो क लिखा हुआ है। लेकिन अभी आपने क्लियर कर लिया कि जो ये अक्षर होते हैं क ख ग घ, इनमें ए स्वर छिपा हुआ होता है, तो क को विभाजित करके क हलंत और ए के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे पहचान लिया कि प्लस के इधर ए स्वर है, प्लस के इधर आ स्वर है, अर्थात प्लस के इधर भी स्वर है और प्लस के इधर भी स्वर है। इस कारण यहाँ पर स्वर संधि है और ये पुस्तकालय शब्द का निर्माण हो रहा है। फिर से देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की 3 शर्त है। जब स्वर से व्यंजन का योग हो, व्यंजन से स्वर का योग हो, या फिर व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं, वहां पर आपके व्यंजन संधि होती है। जैसे कि प्रति और छाया। अब आपको पहचान करनी है कि यहाँ पे स्वर है या व्यंजन है। स्वर है तो कौन सा स्वर है, व्यंजन है तो कौन सा व्यंजन है। प्रति में आपने देखा ती, ती को आपने देखा कि ती की मात्रा है, तो ती को कैसे लिख सकते हैं, तय हलंत और ई के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर आपने देखा छा, तो छा को कैसे लिख सकते हैं, छह हलंत, और जो आ की मात्रा लग रही है यहाँ पे, इसमें आपको आ स्वर को अलग से लिख देते हैं। तो आपने देखा कि प्लस के इधर क्या आ गया, प्लस के इधर ई आ गया। ई क्या है, स्वर है। प्लस के इधर क्या आ गया, प्लस के इधर छह हलंत आ गया, हलंत स्वरूप आ गया, तो यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। इधर स्वर है, इधर व्यंजन है, तो इस संधि की इस शर्त की पालना हो रही है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा दिक और अंबर में व्यंजन से स्वर का मेल हो। तो दिक में आप देख रहे हैं क हलंत स्वरूप में, तो यहाँ पर आपने देख लिया ये तो व्यंजन है, उसके बाद में ए स्वर है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगी, आपके व्यंजन संधि होगी। व्यंजन से व्यंजन का योग, वहां भी व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि सम में मैं हलंत व्यंजन हो गया। यहाँ पर सा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमने बेसिक क्लियर कर लिया, हमें पता है सा का निर्माण स हलंत और आज से होता है। स हलंत क्या हो गया, स हलंत एक व्यंजन हो गया। इधर भी व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि में क्या होता है, एक तरफ विसर्ग हो, दूसरी तरफ स्वर हो या फिर व्यंजन हो, तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। तो अभी तक आपने यहां पर सीख लिया कि प्लस के इधर जो वर्ण लिखे हुए हैं उनमें एग्जैक्टली स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, इसकी पहचान करना आपने सीख ली। यहां पे ती लिखा हुआ तो आपको पता चल गया कि इस प्लस के इधर ई स्वर है। अब आपको यहां पर यह भी पता चल गया छा में छह हलंत और आया है, तो प्लस के इधर छह हलंत एक व्यंजन है। स्वर और व्यंजन की पहचान कर ली, कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है, इसकी भी आपने पहचान करना सीख ली। तो इन बेसिक चीजों से आपने स्टार्ट किया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।